नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनीलाइन की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरे हफ्ते की बड़ी खबरों से अपडेट करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को और सबसे पहले आपको बताते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरें। पहली खबर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के बोर्ड ने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी फर्म ब्लिंकिट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ये सौदा ऑल स्टॉक यानी शेयरों के लेन देन के जरिए होगा, जिसकी वैल्यू 4,447 करोड़ रुपए पर तय की गई है। इस सौदे के तहत ब्लिंकिट के शेयरधारकों को 70 रुपए 76 पैसे प्रति शेयर के भाव पर जोमेटो का करीब 7% हिस्सा मिलेगा। किराना और जरूरी सामान की डिलीवरी से जुड़ी कंपनी ब्लिंकिट में जोमेटो ने अगस्त 2021 में $10 करोड़ से ज्यादा के लोन के रूप में निवेश किया था। जोमेटो का फिलहाल ब्लिंकिट में 9% के आसपास हिस्सा है और अधिग्रहण के बाद भी इसके ऐप को अलग ही रखने की योजना है। इस अधिग्रहण से एनालिस्ट चिंतित नजर आए और क्योंकि $16.5 करोड़ की सालाना कैश जरूरत से जोमेटो के मुनाफे में आने में और देरी होने की आशंका जताई जा रही है। 27 जून को जोमेटो का शेयर मजबूत शुरुआत के बाद दिन की ऊंचाई से करीब 10% गिरकर बंद हुआ था और डील अनाउंस होने के 2 दिन बाद इसके मार्केट कैप में करीब $1 अरब की गिरावट देखने को मिली थी। दूसरी खबर, देश की दिग्गज ऑटो कंपनियों में से एक बजाज ऑटो ने 22 साल बाद बायबैक को मंजूरी दी है। 4,600 रुपए प्रति शेयर तक के भाव पर कंपनी की 54,34,000 शेयर वापस खरीदने की योजना है, जिस पर 2,500 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। ये बायबैक टेंडर रूट की बजाय ओपन मार्केट के जरिए होगा, यानी कि निवेशकों को आर्बिट्राज का मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें, अलग अलग जगह किसी एक शेयर के अलग अलग भाव के अंतर से होने वाले मुनाफे को आर्बिट्राज कहते हैं। अगले 6 महीने तक चलने वाले इस बायबैक से निवेशकों को निराशा हाथ लगी और कई ब्रोकर्स ने रेटिंग या लक्ष्य को डाउनग्रेड भी किया। इस बायबैक की घोषणा के बाद ब्रोकर्स की राय में बदलाव को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंतिम हिस्से तक बने रहिए। लेकिन 27 जून को बजाज ऑटो का शेयर जब बायबैक अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद भारी उठापटक देखने को मिली और करीब 1% चढ़कर बंद हुआ था। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडियरी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड यानी केसीएल ने 6,071 करोड़ रुपए का कर्ज या लोन उठाने की घोषणा की है। ये लोन एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से लिया गया है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक इत्यादि भी शामिल है। इस रकम का इस्तेमाल मुंद्रा गुजरात में नई कॉपर रिफाइनरी लगाने पर किया जाएगा। ये कॉपर रिफाइनरी प्लांट 5 लाख टन क्षमता के 2 चरणों में बनेगा, यानी कि इस प्लांट की कुल 10 लाख टन की सालाना क्षमता होगी। इस रिफाइंड कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में होगा। 27 जून को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1% चढ़कर बंद हुआ था। चौथी खबर, खराब खबरें अनिल अंबानी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्ज के तले दबी और दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान की अवधि को 2 महीने से बढ़ाने का फैसला लिया है, यानी कि रेजोल्यूशन प्लान की मियाद को अब 2 नवंबर तक कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को खरीदने के लिए बोली देने वालों की ओर से काफी ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। इससे पहले भी समय सीमा को 3 जून से 90 दिन के लिए बढ़ाकर 2 सितंबर तक कर दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि रेजोल्यूशन प्लान की अवधि को दूसरी बार बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ साथ सीओसी ने रेजोल्यूशन प्लान जमा करने की आखिरी तारीख को 20 जून से बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया है। 27 जून को खबर आने के बाद रिलायंस कैपिटल का शेयर सपाट बंद हुआ था। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में सक्सेशन प्लानिंग यानी उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आरआईएल के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा 27 जून से प्रभावी भी हो गया है। रिलायंस जियो के बोर्ड ने मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी को जियो के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त कर लिया है। मुकेश अंबानी जियो के बोर्ड पर नहीं रहेंगे, पर जियो प्लेटफॉर्म के चेयरमैन के तौर पर जियो की बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी का हिस्सा वो अभी भी बने रहेंगे। दूसरी खबर में आरआईएल की सब्सिडियरी रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड यानी आरबीएल ने फूड एंड बेवरेज सेक्टर में एंट्री की घोषणा की है। इसके लिए आरबीएल ने यूके की फ्रेश फूड और ऑर्गेनिक कॉफी चेन प्रेट ए मैनेजर के साथ लॉन्ग टर्म मास्टर फ्रेंचाइजी करार भी किया है। इस करार के तहत बड़े शहरों से शुरुआत कर देश भर में फूड चेन आउटलेट्स खोलने की कंपनी की योजना है। 27 जून को आरआईएल का शेयर मुनाफा वसूली के बाद करीब 1/4% गिरकर 2500 के स्तर के नीचे बंद हुआ था। अगली खबर, फार्मा कंपनी हिकाल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी को अपनी रायगढ़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 22 अप्रैल को एमपीसीबी यानी महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कंपनी को अपना ये प्लांट बंद करने का आदेश जारी किया था। कंपनी ने एमपीसीबी के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी थी और अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमपीसीबी को कंपनी के प्लांट को दोबारा शुरू करने के निर्देश जारी करने की बात कही है। जनवरी में सूरत में एक टैंकर से गैस लीक मामले में
6 लोगों की मौत के बाद शेयर में करीब 50% की गिरावट आ चुकी है, पर बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद 27 जून को हिकाल का शेयर करीब 4% चढ़कर बंद हुआ था। 7वीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फार्मा कंपनी औरोबिंदो फार्मा को इस हफ्ते एक वार्निंग लेटर जारी किया है। दरअसल ये कंपनी की हैदराबाद इकाई की अमेरिकी दवा रेगुलेटर यूएसएफडीए की जांच से जुड़ा मामला है। सेबी के मुताबिक औरोबिंदो फार्मा ने यूएसएफडीए से मिली वार्निंग से जुड़ी बहुत कम जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा की है। 2 अगस्त से 12 अगस्त के बीच हैदराबाद की यूनिट 1 को लेकर हुई यूएसएफडीए की जांच की जानकारी कंपनी ने 10 नवंबर को पब्लिक में साझा की थी। इसके बाद 14 जनवरी 2022 को वार्निंग लेटर जारी किए जाने की जानकारी भी दी गई थी, पर सेबी का कहना है कि वार्निंग लेटर जारी होने की वजह कंपनी की ओर से नहीं बताई गई थी। हालांकि कंपनी ने कहा कि 13 अगस्त 2021 को कॉन्फ्रेंस कॉल में इसकी वजह बताई गई थी, पर सेबी का दावा है कि कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई थी, जिस वजह से ये वार्निंग लेटर कंपनी को जारी किया गया है। 27 जून को औरोबिंदो फार्मा का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यस बैंक और डिश टीवी के बीच चल रही कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है। दरअसल सुभाष गोयल फैमिली की बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से सुभाष गोयल फैमिली के कई लोगों ने डिश टीवी के टॉप मैनेजमेंट पोजीशन से हाथ धो दिया है। यस बैंक की डिश टीवी में अपना करीब 25% हिस्सा बेचने की योजना है, जिसके लिए डिश टीवी के बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग जरूरी है, क्योंकि कोई भी खरीदार कानूनी अड़चनों के बिना हिस्सा खरीदना चाहेगा। पर 6% हिस्से के साथ गोयल फैमिली के पास डिश टीवी का कंट्रोल है, जो यस बैंक और भारतीय एयरटेल की डील में देरी कर रहा है। 27 जून को यस बैंक का शेयर 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था। 9वीं खबर, देश की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी ओएनजीसी को आखिरकार एचपीसीएल के बोर्ड में जगह मिल ही गई है। ओएनजीसी ने जनवरी 2018 में एचपीसीएल का करीब 51% हिस्सा 36,915 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा था। 22 जून को ओएनजीसी को पेट्रोलियम मंत्रालय से एचपीसीएल के बोर्ड में अपना एक डायरेक्टर नियुक्त करने की मंजूरी मिल गई है। ओएनजीसी के डायरेक्टर ऑफशोर पंकज कुमार एचपीसीएल के बोर्ड में अपना डायरेक्टर के तौर पर शामिल होते हुए दिखेंगे। इससे पहले ओएनजीसी का एक डायरेक्टर एचपीसीएल के बोर्ड में नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पर नॉमिनेट होता रहा है। 6 जनवरी 2022 को अलका मित्तल के डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने के 5 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बाद अब फाइनली एचपीसीएल के बोर्ड में ओएनजीसी का डायरेक्टर नियुक्त हुआ है। 27 जून को ओएनजीसी का शेयर 3% से ज्यादा और एचपीसीएल का शेयर करीब 2.25% चढ़कर बंद हुआ था। 10वीं खबर, अदानी समूह की कंपनी अदानी पोर्ट्स को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से बड़ी निराशा हाथ लगी है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेएनपीटी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के खिलाफ अदानी पोर्ट्स की याचिका को खारिज कर दिया है। ये मामला जेएनपीटी के कंटेनर टर्मिनल के पीपीपी मॉडल के तहत अपग्रेडेशन से जुड़ी बोली का है, जिसे 2 मई 2022 को जेएनपीटी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जेएनपीटी का बोली को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला कानूनी और प्रोसीजरल तौर पर सही है और इसमें किसी कानूनी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। पर अदानी पोर्ट्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। 28 जून को अदानी पोर्ट्स का शेयर करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ था। 11वीं खबर, दिग्गज ऑटो कंपनियों में से एक एमएनएम की कोरिया की दिवालिया सब्सिडरी सैंगयोन ने केजी ग्रुप को फाइनल बिडर के तौर पर चुन लिया है। केमिकल टू स्टील फर्म केजी ग्रुप को फाइनल बिडर चुनने के लिए बैंक्रप्सी कोर्ट से मंजूरी का इंतजार कर रही है सैंगयोंग। केजी ग्रुप के कंसोर्टियम की सैंगयोंग को 950 अरब वॉन या करीब 74 करोड़ डॉलर में खरीदने की योजना है। इस रकम में 600 अरब वॉन का ऑपरेटिंग कैपिटल भी शामिल है। इस डील पर जुलाई की शुरुआत में साइन किया जा सकता है और अगस्त के दूसरे हिस्से में कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मंजूरी लेने की भी योजना है। 28 जून को एमएनएम का शेयर करीब 2.5% चढ़कर बंद हुआ था। 12वीं खबर का रुख कर लेते हैं। सरकार ने देश में कैप्टिव प्राइवेट 5G नेटवर्क्स बनाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए नियम भी जारी कर दिए गए हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी डीओटी से सीधे स्पेक्ट्रम की मांग कर रही इकाइयों को 50,000 रुपए की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन खर्च के बदले में 10 साल के लिए बिना किसी एंट्री या लाइसेंस फीस के रिन्यूएबल लाइसेंस मिलेगा। 100 करोड़ रुपए के न्यूनतम नेटवर्थ वाली इकाइयों को ही लाइसेंस मिलेगा, पर इन इकाइयों को टेलीकॉम कंपनियों से स्पेक्ट्रम लीज पर लेना होगा या इन कंपनियों से नेटवर्क सेटअप करवाना होगा। 28 जून को खबर आने के बाद भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 1/4 से आधा फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली थी। 13वीं खबर, फ्यूचर ग्रुप को लेकर इस हफ्ते 3 खबरें आई हैं। पहला, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन यानी FLF के लेंडर एडलवाइस की फास्ट फैशन ब्रांड कवर स्टोरी को रिलायंस रिटेल को 200 करोड़ रुपए में बेचने के लिए बातचीत चल रही है, जबकि इस कंपनी की गुड ब्रांड लैब्स और मेंसा ब्रांड्स को वुमेन्स वेयर ब्रांड
जेलस 21 और ऑल बेचने के लिए बातचीत चल रही है। 2 दर्जन से ज्यादा ब्रांड्स वाली एफएलएफ पर 2200 करोड़ रुपए का कर्ज है और ब्रांड्स की बिक्री से 1000 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। दूसरी खबर यह है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस यानी एफईएल ने 4.1 करोड़ के ब्याज भुगतान पर फिर से डिफॉल्ट कर दिया है, जो कि जून महीने में इस कंपनी की ओर से चौथा डिफॉल्ट है। तीसरी खबर यह है कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी SIAC ने फ्यूचर ग्रुप की अमेजॉन के साथ चल रही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करने की अर्जी को डिसमिस कर दिया है। कंपनी ने CCI के फैसले के आधार पर यह अर्जी दाखिल की थी। 28 जून को फ्यूचर लाइफस्टाइल का शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुआ था। अगली खबर, देश की दिग्गज किचन अप्लायंसेस कंपनियों में से एक TTK प्रेस्टीज ने अल्ट्रा फ्रेश मॉड्यूलर सॉल्यूशंस में 40% हिस्सा खरीदने की घोषणा की है। इस हिस्सा खरीद के लिए कंपनी 20 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। आगे चलकर 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि में कंपनी के अल्ट्रा फ्रेश में हिस्सा बढ़ाकर 51% करने की भी मंशा है। यह अधिग्रहण TTK प्रेस्टीज के टोटल किचन सॉल्यूशंस ब्रांड बनने के लक्ष्य की ओर ही एक कदम है। इस अधिग्रहण से कंपनी को तेजी से बढ़ रहे मॉड्यूलर किचन सॉल्यूशन सेगमेंट में एंट्री मिलेगी। 28 जून को TTK प्रेस्टीज का शेयर करीब 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 4 लोगों पर माइंडट्री के शेयर में ट्रेडिंग के नियमों में उल्लंघन के मामले में 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामला जनवरी-मार्च 2019 में माइंडट्री के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों में उल्लंघन से जुड़ा है। ये चारों लोग इस दौरान कंपनी के कर्मचारी थे। सेबी ने RN शंकर प्रसाद, विनय कुमार, रवि कुमार कविता और गंगाधरन शिवशंकर पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन चारों ने कर्मचारी होते हुए माइंडट्री के शेयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा के सौदे किए, पर उसकी जानकारी कंपनी को नहीं दी, जिस वजह से सेबी ने यह कदम उठाया है। 29 जून को खबर आने के बाद माइंडट्री का शेयर करीब 0.3% गिरकर बंद हुआ था। 16वीं खबर, दिवालिया कंपनी श्रेय इंफ्रा के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने बोली लगाने की समय सीमा को 30 जुलाई तक यानी 1 महीने से बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही COC ने डन & ब्रैडस्ट्रीट को टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी यानी TEV स्टडी करने के लिए नियुक्त किया है। आमतौर पर लेंडर्स किसी कंपनी के कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग से पहले TEV स्टडी करवाते हैं ताकि उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रिस्क को समझा जा सके, पर इस केस में बोली लगाने वालों को कंपनी में अपसाइड और कारोबार खरीदने से जुड़े जोखिम का आकलन करने में मदद मिलेगी। 29 जून को श्रेय इंफ्रा का शेयर करीब 1.25% गिरकर बंद हुआ था। 17वीं खबर, 2 व्हीलर 3 व्हीलर और ऑफ रोड व्हीकल्स के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पार्ट्स बनाने वाली कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज ने जर्मनी की फ्रीवो AG नाम की कंपनी में करीब 5.25% हिस्सा खरीद लिया है। दोनों कंपनियों के बीच 1.5 करोड़ यूरो या करीब 125 करोड़ रुपए में यह सौदा हुआ है। आपको बता दें कि 1967 में स्थापित फ्रीवो कई सेक्टर्स और देशों के लिए पावर सप्लाई, चार्जर्स, मोटर कंट्रोल यूनिट्स और अन्य प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग, डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। 30 जून को खबर आने के बाद मिंडा इंडस्ट्रीज का शेयर शुरुआती मजबूती के बाद 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। आखिरी खबर, ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनी स्टरलाइट टेक ने 65 करोड़ रुपए में जियांगसू स्टरलाइट टोंगयांग फाइबर कंपनी यानी JSTFCL में बाकी बचा 25% हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है। इस डील के बाद स्टरलाइट टेक की JSTFCL में 100% हिस्सेदारी हो जाएगी और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे स्टरलाइट टेक के ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑपरेशंस के क्षमता विस्तार को सपोर्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर सप्लाई सिक्योरिटी सुनिश्चित होती नजर आएगी। JSTFCL को जनवरी 2011 में स्टरलाइट टेक और जियांगसू टोयांग इंफॉर्मेशन कंपनी ने JV के तौर पर ऑप्टिकल फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन में स्थापित किया था। 30 जून को स्टरलाइट टेक का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की। स्टार्टअप अपडेट में स्टार्टअप्स के लिए इस हफ्ते अच्छी बुरी दोनों तरह की खबरें आई, पर पहले आपको एक अच्छी खबर की ओर लेके चलते हैं। भारत में अगले 2 से 4 साल में 122 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर सकते हैं। आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 में ये बात कही गई है। फिलहाल देश में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 84 पर है। इस लिहाज से अगले 4 साल में $1 अरब से अधिक वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या 200 के भी पार जा सकती है, जो 2021 में महज 51 पर थी। इन 122 कंपनियों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है गजेल्स और दूसरा है चीता। गजेल्स में उन कंपनियों को रखा गया है जो अगले 2 साल में यूनिकॉर्न बन सकती हैं और उनका अनुमानित मूल्यांकन $50 करोड़ से $1 अरब के बीच है, जबकि चीता वह कंपनियां हैं जो 4 सालों में यूनिकॉर्न बन सकती हैं और उनकी वैल्यूएशन $20 करोड़ से $50 करोड़ के बीच में है।
टॉप 5 गजल्स लिस्ट में 5 साल पुरानी लॉजिस्टिक टेक स्टार्टअप शिप रॉकेट सबसे आगे है। उसके बाद टर्टलमिंट, जेप्टो, एथर एनर्जी और विवृति कैपिटल का नंबर आता है। गजल्स लिस्ट में डंजो, रैपिडो, खाता बुक और कंट्री डिलाइट जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। B2B ई कॉमर्स और यूनिकॉर्न स्टार्टअप उड़ान ने अपने 180 से 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। निकाले गए कर्मचारी कंपनी की कुल वर्कफोर्स का करीब 5% हिस्सा है। खर्चों में कटौती का हवाला देते हुए कंपनी के प्रबंधन ने सोमवार को टाउन हॉल कर अपने कर्मचारियों को ये जानकारी दी। जनवरी 2020 के फंडिंग राउंड में $3 अरब से ज्यादा के वैल्यूएशन वाली इस कंपनी के छंटनी से पहले करीब 4000 कर्मचारी थे। 2023 में आईपीओ लाने की योजना वाली इस कंपनी ने अक्टूबर 2021 से अप्रैल 2022 के दौरान कन्वर्टेबल डेट के जरिए $27.5 करोड़ की राशि जुटाई थी। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। एडटेक स्टार्टअप्स में कर्मचारियों की छंटनी का सिलसिला अभी भी जारी है। बायजूस ने अपने मालिकाना अधिकार वाली 2 कंपनियों व्हाइट हैट जूनियर और टॉपर समेत 2500 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की है। 2 साल की बड़ी ग्रोथ के बाद मांग में कमी के चलते कंपनी का खर्चों में कटौती के ऊपर बड़ा फोकस है। बायजूस ने 27 और 28 जून को पिछले 2 साल में खरीदी गई व्हाइट हैट जूनियर और टॉपर के 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसमें से 1200 कर्मचारी तो केवल टॉपर के ही हैं। इसके अलावा 29 जून को खुद की कोर टीम के करीब 1000 कर्मचारियों को ईमेल के जरिए बाहर का रास्ता दिखाया गया है। निकाले गए कर्मचारी सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड डिजाइन टीम्स का हिस्सा थे। अगली खबर भी बायजूस से ही जुड़ी हुई है। चौथी खबर में बढ़ें तो $22 अरब की वैल्यू वाले देश का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बायजूस पिछले साल किए गए आकाश के अधिग्रहण से जुड़ी पेमेंट में देरी कर रहा है। 2021 में $1 अरब में टेस्ट प्रिपरेशन प्रोवाइडर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का अधिग्रहण किया गया था। ब्लैकस्टोन समेत कुछ और निवेशकों को इस हफ्ते कैश और बायजूस के स्टॉक के कुछ हिस्से के जरिए पेमेंट होने वाला था, पर रकम के पेमेंट के लिए बायजूस ने 2 महीने की मोहलत मांगी है। इस मामले में बायजूस ने कहा कि अधिग्रहण ट्रैक पर है और रकम का भुगतान तय समय पर यानी अगस्त 2022 तक हो जाएगा। पेमेंट में देरी और छटनी की रिपोर्ट्स के बीच खबरें ऐसी भी हैं कि बायजूस नास्डैक लिस्टेड एडटेक कंपनी 2U को खरीदने की तैयारी में है, जिसका वैल्यूएशन करीब $1 अरब के आसपास बताया जा रहा है। पांचवी खबर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs के लिए B2B डिजिटल मार्केटप्लेस सॉल्व ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $4 करोड़ या 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम हासिल की है। ये रकम जापान की SBI होल्डिंग्स और SC वेंचर से जुटाई गई है। इस फंडिंग राउंड में मिली रकम को मिलाकर कंपनी कुल $8 करोड़ की रकम जुटा चुकी है। इस रकम का इस्तेमाल हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कैटेगरीज के लॉन्च और भारत में 300 से ज्यादा शहरों में विस्तार पर होगा। भारत में लॉन्च के करीब 18 महीनों में 2.2 लाख से ज्यादा KYC वेरीफाइड MSME बेस और GMV में 10 गुना से ज्यादा ग्रोथ के साथ ये स्टार्टअप भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग B2B मार्केटप्लेस बन गया है। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। छोटे और मिड साइज बिजनेसेस को फाइनेंसिंग मुहैया कराने पर फोकस करने वाले स्टार्टअप प्रॉक्टकैप में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल ने निवेश किया है। प्रॉक्टकैप ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $4 करोड़ या 308 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड में गूगल के नए निवेश के अलावा क्रिएशन इन्वेस्टमेंट्स और टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट जैसे मौजूदा निवेशकों का भी योगदान रहा। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर $60 करोड़ हो गया है और ये पिछले राउंड के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ऑनलाइन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रॉपशेयर ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $4.7 करोड़ का निवेश हासिल किया है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने किया। हाल की फंडिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर $17 करोड़ या 1300 करोड़ रुपए हो गया है। इस रकम का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के विस्तार से प्लेटफॉर्म को बड़ा करने, टेक्नोलॉजी में निवेश और नए कर्मचारियों की भर्ती पर किया जाएगा। प्रॉपशेयर का वैश्विक स्तर पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने का लक्ष्य है। आठवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क बैटरी स्मार्ट ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $2.5 करोड़ की पूंजी जुटाने की घोषणा की है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व टाइगर ग्लोबल ने किया और इसमें ब्लूम वेंचर्स ने भी हिस्सा लिया था। रकम का इस्तेमाल नए मार्केट्स में विस्तार, टेक्नोलॉजी को मजबूत करने और कारोबार बढ़ाने के लिए टीम के विस्तार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि बैटरी स्मार्ट अपने बैटरी एज अ सर्विस मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बैटरी स्वैपिंग की सुविधा मुहैया करवाता है। स्वैपिंग में 2 मिनट से कम समय से ग्राहकों की निवेश राशि में 60% तक की कमी हो जाती है। ये कंपनी अब तक 25 लाख बैटरी स्वैप्स को पूरा कर चुकी है। 9वीं खबर, भारतीय आईवेयर रिटेलर
लेंसकार्ट ने जापान की ओनडेस में मेजॉरिटी हिस्सा खरीद लिया है। इस डील के बाद नई कंपनी एशिया में सबसे बड़ी आईवेयर ऑनलाइन रिटेलर्स में से एक बन जाएगी। इस डील में ओनडेस के मौजूदा निवेशकों एल कैटरटन एशिया और मित्सुई कंपनी के शेयर लेंसकार्ट की ओर से खरीदे जाएंगे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओनडेस की वैल्यू करीब $40 करोड़ बताई गई है। डील के बाद ओनडेस प्रीमियम सेगमेंट पर और लेंसकार्ट मिडल और मास मार्केट सेगमेंट्स पर फोकस करेगी। इस डील के बाद लेंसकार्ट की मौजूदगी बढ़कर सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान समेत एशिया के कुल 13 देशों में हो जाएगी। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन चलते चलते इस हफ्ते की बड़ी खबरों और डेवलपमेंट्स के बाद ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बड़े बदलाव किए हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और पूरे हफ्ते की बड़ी सुर्खियां भी आपको पता चल गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का। मुझे और कंपनीनामा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।